नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, है ना। चलिए, जब तक सब लोग जुड़ते हैं आते हैं, एक बात बता देता हूँ। हर बार की तरह इस बार भी स्लो मोड को ऑन किया हुआ है ना। तो आप सबका 60 सेकंड में सिर्फ एक कमेंट आएगा, इसलिए कमेंट को बहुत सोच समझ के कीजिएगा। जो भी आप कमेंट करें बहुत सोच समझ के कीजिए, बिकॉज अगला मौका जो आपको आएगा वो पूरे 60 सेकंड बाद आएगा, है ना। और क्योंकि कमेंट्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए एक लिमिटेशन कर देते हैं कि कुछ लोग स्पैम करते हैं, एक ही चीज़ को बार 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 बोलते हैं। उसके लिए हम इसको करते हैं, राइट। और आप में से और आप में से जिन लोगों को हमारा प्रोग्राम पसंद आता है, जिन लोगों को लाइव पसंद आते हैं, वीडियोस पसंद आते हैं, और जो लोग हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वहाँ भी सपोर्ट करने का ऑप्शन दिया, और ये सपोर्ट करने के सारे ऑप्शन आपको यहाँ भी दे रहा हूँ। पेट्रियन पर भी आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं और पेपाल पर भी कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स भी दिए, सारा कुछ है, राइट। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें इस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। सुपर चैट भी ऑन रहती है, सो यू कैन कंट्रीब्यूट थ्रू सुपर चैट। सर बहुत बहुत वेट कर रहा हूँ, अरे बाप रे बाप। और इस समय भी अगर आप लोग वेट कर रहे हैं तो ये मैं बड़ा इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी हम लोग भी तैयारी की कोशिश करते हैं जल्दी करें, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने आते हैं, तो अनवेरीफाइड चीज़ हम आपको नहीं दिखा सकते। इसके लिए थोड़ा समय लगता है कि हम उसको पूरा प्रॉपरली वेरीफाई कर लें, हम उसमें संतुष्ट हो जाएं कि हाँ, जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो हर तरह से, हर लिहाज से सही है और बहुत क्लियर है। समंदर सिंह राजपुरोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। नारायण शंकर रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए आप दोनों का। सो नाउ द पॉइंट इज़ कि हम शुरू कहाँ से करें, क्योंकि देश के अंदर बहुत सारी बातें लगातार हो रही हैं, और बहुत सारी जैसे आपने देखा कि चाइना को 15 मिनट में भगा देंगे, हरा देंगे, तो उसका वीडियो भी आजकल ट्विटर विटर पे तमाम सारी जगह वो क्लिप होकर बहुत वायरल है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जो मेरे वीडियोज़ को डाउनलोड करते हैं, उनको क्लिप करते हैं और अपने चैनल पर लगाते हैं। मैंने पहले भी बोला, मेरे किसी भी वीडियो को आप अपने चैनल पर लगाएंगे, मेरी तरफ से आपको कोई स्ट्राइक या आपका मोनेटाइजेशन पर कोई भी राइट हम नहीं मांगेंगे, है ना। अगर मेरे वीडियो से आपको मोनेटाइजेशन से आपको फ़ायदा होता है तो वो लाख बार हो, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा कोई भाई सुदृढ़ हो रहा है, फाइनेंशियली सुदृढ़ हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इन तमाम सारी चीज़ों के साथ में वीडियोस भी वायरल होते हैं, क्लिपिंग्स करके भी वायरल होते हैं, तो ठीक है, अच्छा लगता है, लोगों को ज़्यादा पता चलता है, बहुत अच्छी बात है। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। और आज के टॉपिक आपने पढ़ ही लिए होंगे, और मैं समझता हूँ कि 3 मिनट हो गए, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सभी को नोटिफिकेशन पहुँच गया होगा। जो लोग अभी भी आ रहे हैं उनका स्वागत है। मनीष पोटे जी कहते हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। सर अब तो पूरा 24 घंटा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दीपक वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स गोइंग फाइन सर, एब्सोल्युटली फाइन। सो उद्धव सरकार ने सीबीआई की नो एंट्री कर दी है, बिल्कुल उसी पर आ रहा हूँ सर, सारी बातों पर आ रहा हूँ, घमासान पर आ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार बार एक बहुत बड़ी बात चलती है कि मंदिर वाली सरकार है, ये लोग मंदिर बना रहे हैं, है ना। वॉइस लो, सिर्फ एक आदमी का जवाब आया, और किसी को वॉइस लो लग रही है कि फटाफट जल्दी से कमेंट कर दीजिए, राइट। विकास टी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। भैया आज बहुत देर से आया, हाँ बिल्कुल। वॉइस ओके, ओके नो, नहीं का क्या मतलब है भाई, नहीं वाले कौन लोग हैं। वॉइस सही है या नहीं है ना। वॉइस इज़ ओके लिखिए या वॉइस इज़ लो ये लिखिए। वॉइस लो एक ने लिखा। चिराग ब्रह्मभट्ट जी नमस्कार, फ़ोन किया था आपने मुझे, माफ़ी चाहता हूँ आपका फ़ोन नहीं उठा पाया मैं। साउंड इज़ फाइन, चलिए ठीक है, वॉइस इज़ ओके, ठीक है भाई साहब, जिसने भी आप किया वो जाने। इंद्रानी जी थैंक यू फॉर योर थम्स अप। सर मैंने गूगल फॉर्म भरा है, कोई रिप्लाई नहीं आया। ऋषभ जी कोई रिप्लाई नहीं आएगा, बार बार मैं समझा चुका हूँ। गूगल फॉर्म का मतलब ये है कि आपका डेटाबेस हमारे पास में सेव है, जब हमको ज़रूरत होगी, जब हम आपके शहर में आएंगे तब आपसे संपर्क करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, उसके लिए गूगल फॉर्म भरवाया ना। या फिर हम कोई टीम बनाएंगे, जैसे अभी हमने वॉलंटियर्स की टीम बनाई हुई है, राइट। तो उस टीम में अगर किसी को हमको रखना है, हमको किसको चुनना है, तो वो हम गूगल फॉर्म के माध्यम से चुनते हैं। जब तक हमारे पास आपका डेटाबेस नहीं होगा
हम किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी टीम में नहीं रखते। वॉलंटियर्स में भी जो फ्री में भी जो काम करते हैं उनको भी बहुत जांच परख कर ही रखा जाता है। ठीक है, बहुत क्लियर है। वॉइस लो है, अच्छा जी, नमस्ते सर, वॉचिंग इट फ्रॉम केरला। यू टॉक्ड अबाउट 1500 क्लिनिक्स है, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, वॉइस इज़ क्लियर। ओके राहुल जी, बिल्कुल मैं अवश्य इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। 2-3 कुछ लोगों ने कहा वॉइस कम है, तो मैं अपने एंड पर मैंने इसको जो सही कर सकता था मैंने कर दिया, राइट। चिराग जी कहते हैं सर टाइम फिक्स करें, हम आपकी वेट करते हैं 11 को। कोशिश करूँगा सर, ठीक है। वॉइस का जो हम कर सकते थे कर लिया, अब आपको अपने एंड पे बढ़ाना है, बिकॉज इससे ज़्यादा वॉइस नहीं हो सकती है ना। तो वरुण कुमार जी कहते हैं श्रीमान पॉलिटिकली इनकरेक्ट होने की चुनौती से कैसे निपटें। सर पॉलिटिकली करेक्ट होना किसको है? जिसको नेता बनना है वो पॉलिटिकली करेक्ट हो, हमको कब से ज़रूरत होने लगी? वी डोंट हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, राइट। और मैं बहुत स्पष्ट बात बता दूं आपको, मैंने एक लाइव में पहले भी कहा था कि हमारा यदि कोई साथी, यदि उससे कोई गलती हुई है, उस पर कोई एफआईआर हुई है, तो हमारे अंदर एक अपराध बोध आ जाता है, ओह इससे गलत हो गया। तो गलत हुआ वहाँ कौन मौजूद था? हम थे, हमने देखा? नहीं देखा ना। तो गलत हुआ या नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा? ये अदालत का काम है, अदालत करेगी। फिलहाल हम उसके साथ में हैं और तब तक उसके साथ खड़े जब तक अदालत का निर्णय नहीं आ जाता, राइट। चलिए अब बात करते हैं आज के मुद्दे की। ये जो सरकार है, मंदिर की सरकार है, ये जो पैसा लगा रही है, मंदिरों में लगा रही है, इतने पैसे में आईआईटी आईआईएम बन जाते, इसमें बहुत कुछ हो सकता था। ये लोग स्कूल के संस्थान नहीं बना रहे, ये लोग आईआईटीज़ नहीं बना रहे, ये लोग मेडिकल एम्स नहीं बना रहे, ये लोग फलाना नहीं कर रहे, ये लोग ढिकाना नहीं। इनका दिमाग सिर्फ एक जगह है, ध्रुवीकरण पर है। इनका दिमाग सिर्फ एक एजेंडा, हिंदुत्व का एजेंडा। ये लोग पागल हो चुके हैं हिंदुत्व के पीछे, हिंदुत्व के गुंडे हैं ये लोग हिंदू आतंकवादी हैं। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन ये विकास नहीं कर रहे, और ये मंदिर 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 करके आपको भटका रहे हैं। ये सरकार के ऊपर आरोप बहुत सारे लोगों ने लगाया। हमने कहा चलो हम इसका फैक्ट चेक कर ले थोड़ा सा। फैक्ट चेक किया तो हमको एक चीज़ मिली, और वो वीडियो प्रधानमंत्री मोदी का है। खुद प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं ज़रा इसको सुन लेते हैं हम पहले। साथियों, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी साल 2014 से पहले तक देश में 16 आईआईटीज थी। बीते 6 साल में औसतन हर साल एक नई आईआईटी खोली गई है। इसमें एक बार फिर से सुन ले, कितनी आईआईटी कितनी खोली गई? के बाद भी साल 2014 से पहले तक देश में 16 आईआईटीज थी। बीते 6 साल में औसतन हर साल एक नई आईआईटी खोली गई है। इसमें एक कर्नाटका के धारवाड़ में भी खुली है। 2014 तक भारत में 9 ट्रिपल आईटीज थी। इसके बाद के 5 सालों में 16 ट्रिपल आईटी बनाई गई है। बीते 5-6 साल में 7 नए आईआईएम स्थापित किए गए हैं, जबकि उससे पहले देश में 13 आईआईएम ही थे। इसी तरह करीब 6 दशक तक देश में सिर्फ 7 एम्स देश में सेवाएं दे रहे थे। साल 2014 के बाद इससे 2 गुने यानी 15 एम्स देश में या तो स्थापित हो चुके हैं या फिर शुरू होने की प्रक्रिया में है। अब साहब ये देश का प्रधानमंत्री मोदी कह रहा है, अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहा है। हो सकता है ये आदमी झूठ बोल रहा हो, पॉलिटिक्स वाला आदमी झूठ बोल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल झूठ बोल सकते हैं। लेकिन जब हम इसको जांचने गए तब हमने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से लेके हर जगह जांचा और हर जगह बात बिल्कुल सही निकली। सरकार के फंड्स के एलोकेशन भी देखे हमने, फाइनेंशियल्स भी देखे हमने, फाइनेंस मिनिस्ट्री के तमाम डॉक्यूमेंट्स खंगाले। इसमें हमें बहुत समय लगा क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते, और हमने जो पाया वो बिल्कुल सही पाया कि 70 सालों में सिर्फ 16 आईआईटी, ठीक है, और बीते 6 साल में
ठीक है, बीते 6 साल में औसतन हर साल एक नया आईआईटी खोला गया। हेमंत शाह जी नमस्कार। समझ में आ रहा है आपको? हर साल एक नया आईआईटी, यानी 6 साल में 6 आईआईटी। तो 70 साल में कितने होने चाहिए थे? 70 आईआईटी होने चाहिए थे। कितने हैं? 16 आईआईटी। ठीक है, क्लियर है? किसका काम फास्ट है, आपको समझ में आ गया? हर साल एक आईआईटी होता। अगर देश का प्रधानमंत्री 1947 में मोदी होता तो आज 70 आईआईटी होते आपके पास में, 16 नहीं होते। ठीक है, चलिए, मोदी की स्पीड से कंपैरिजन कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। अब दूसरी बात, 2014 तक सिर्फ 9 ट्रिपल आईटी थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ट्रिपल आईटी जो है वो सिर्फ 9 थे। 5 सालों में 16 आईआईटी बनाए गए। स्पीड समझ में आई? ठीक है, एक स्पीड और हो गई। मंदिर वाले लोग हैं, हिंदुत्व वाले लोग, ये सिर्फ मंदिर मस्जिद कर सकते हैं, है ना। अनुराग शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम मिश्रा जी आपका भी धन्यवाद। ये तो मंदिर मस्जिद वाले लोग हैं, ये विकास की बात क्या करेंगे? आईआईटी ट्रिपल आईटी, आईआईटी हमने बनाया, ट्रिपल आईटी हमने बनाया कहने वाले लोग। तो भाई आपने जितने आईआईटी बनाए वो जितने होने चाहिए उसका तो कुछ भी नहीं है, उसका 10% ही है जितने होने चाहिए थे। तो क्या कर रहे थे आप 70 सालों से? आप झक मार रहे थे, है ना। चलिए, अब दूसरी जगह, दूसरी बात पर करता हूँ, जो आईआईएम्स की बात करेंगे। पतंजलि योगी जी धन्यवाद। आईआईएम्स की यदि हम बात करें तो सिर्फ पिछले 5-6 सालों में 7 नए आईआईएम बनाए गए। ठीक है, और जबकि इससे पहले सिर्फ 13 आईआईएम थे। 13 आईआईएम, 70 सालों में 13 आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 70 सालों में 13। और सिर्फ 6 सालों में कितने? 7 नए, यानी 13 के आधे से भी ज़्यादा सिर्फ 6 साल में आ गए। ये स्पीड है। ठीक है, और यदि यही स्पीड इसकी भी माने तो कितने? आज 75 से 80 आईआईएम होने चाहिए थे भारत के अंदर। ये जो आप झगड़ते हो ना, रिजर्वेशन ऐसा, तो आईआईटी में आपको क्यों नहीं एडमिशन मिलता? इसलिए नहीं मिलता। ट्रिपल आईटी में क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि 70 सालों में सो रहे थे। 70 सालों में 70, 80, 85 होने चाहिए थे जो इंस्टीट्यूट्स, जो आईआईएम 70, 80, 85 होने चाहिए थे, वो है ही नहीं, क्योंकि भैया तान चद्दर सो रहे थे। फिर रिजर्वेशन की वजह से दिक्कत आने लगी। लड़के बोले सीट नहीं है। सीट क्यों नहीं है? क्योंकि नए खुल ही नहीं रहे, सीट आएगी कहाँ से? ये आपको झगड़वाने का, वोट बैंक की राजनीति है, कैसे हिंदुओं को तोड़ा जाए। तो हम नए संस्थान खोलेंगे ही नहीं तो तुम आपस में झगड़ोगे, एक दूसरे को गाली दोगे जात के नाम पर कि तुझे मिल रहा है रिजर्वेशन, मुझे तेरी वजह से एडमिशन नहीं मिल रहा। जबकि सच्चाई है कि यदि 80 आज आईआईएम्स खोल दे और 80 ट्रिपल आईटी खोल देते और 85 आईआईटी खोल देते तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन खोलेंगे क्यों? हमको तो झगड़ा कराना है, फिर हमको आरोप लगाना है। मंदिर मस्जिद की बात करने वाले लोग, अरे तो मंदिर वाली सरकार है, हिंदुत्व गुंडे हैं, हिंदुत्व वाले भगवाधारी गुंडे। एक सवाल उठता बार बार, हॉस्पिटल बना देना चाहिए था उस जगह पर। अच्छी बात है, हॉस्पिटल की बात भी कर लो, तो हॉस्पिटल की बात भी इन्होंने बता दिया। देश में 70 सालों में सिर्फ 7 एम्स थे, 10 साल में 1। 70 सालों में 7 एम्स, और सिर्फ 6 सालों में आज 15 एम्स हैं। 7 का दुगना 14 होता है, दुगने से भी ज़्यादा 6 साल में बन गए। अब आपको इलाज के लिए जगह भी नहीं मिल रही, आपको डॉक्टरी करने के लिए एडमिशन भी नहीं मिल रहा। क्या होगा? तो ज़रा आप समझिए, है ना। अब ये लोग इतने परेशान हैं, इनकी हर बार मैं पोल खोल देता हूँ। मुकेश कुमार जी कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। जी बिल्कुल, मैं इनकी हर बार पोल खोल देता हूँ। बेचारे बड़े परेशान हैं, धमकी देकर गाली देकर कुछ नहीं असर हो रहा, बड़े परेशान हैं। सच को कब तक छुपाओगे सर? 70 सालों में 7 एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सिर्फ 6 साल में 15 एम्स। जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो 6 साल में करके दिखा दिया। किसी ने भी पूछा इतने करोगे क्या? तुम्हारे बाप का इलाज कराएंगे भाई, तुम्हारी अम्मी का इलाज कराएंगे। तुम्हारी अम्मियाँ जो लाइन में लगती है ना एम्स में, वही उसका इलाज होगा यहाँ पर। तुम्हारी मैयों का इलाज होगा, तुम्हारे बाप का इलाज होगा यहाँ। जैसी भाषा
वैसा जवाब। ठीक है, तो जो 6-6 बच्चे वाले लोग हैं, मुफ्त में इलाज कराने वाले लोग हैं, बिना टैक्स वाले लोग हैं, आप भी खुश हो जाओ। से साथ थे, परेशानी होती थी, अब 15 हो गए, मज़े करो, ऐश करो। दर्द तो बहुत होता होगा ना मुझसे, मैं समझ सकता हूँ। अपनी भाषा में, अपने कमेंट्स में आप संयमता लाएंगे तो शायद मेरी भाषा इतनी धारदार नहीं होगी कि उससे आपको चोट लगे। सर, रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस हैज़ टू बी देयर। निशांत खरे जी, इतने सारे इंस्टीट्यूट के बाद तो रिजर्वेशन कितना भी दे दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। पप्पू की अम्मी तो अमेरिका आती है इलाज के लिए, वीआईपी लोग हैं सर, हवाई जहाज़ में केक काटने वाले लोग हैं, वो हिंदुस्तान में एम्स वेम्स में इलाज नहीं कराते, है ना। हाँ, लेकिन जब सांस मर रही होती है तो उसको कहाँ ले जाते हैं? सफदरजंग ले जाते हैं, फिर बाद में एम्स लाते हैं, है ना। नितिन जी नमस्कार, बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद मुकेश बिमसरिया जी। तो ज़रा समझिए, उस पर भी हम किसी दिन अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये बात उन लोगों की जो कहते हैं कि एम्स खोले नहीं खोले, फलाना हो गया ढिकाना हो गया। हमने कहा चलिए देखते हैं सरकारी कॉलेजों की स्थिति क्या है। अब ये मेरी न्यूज़ नहीं है, एचटी की, हिंदुस्तान टाइम्स की। ठीक है, ये हिंदुस्तान टाइम्स लिखा दिख रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस सरपासेस प्राइवेट वंस डेटा। ठीक है, 2014-15 में 215 मेडिकल कॉलेज थे, 2014-19 में आते प्राइवेट कॉलेज थे, सॉरी 215 प्राइवेट कॉलेज थे, 189 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे। लेकिन 14 से 19 के बीच में इतने खोले गए कि ये उसको सरपास कर गया, यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा सरकारी मेडिकल कॉलेज हो गए। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। विद 90 न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओपनिंग इन पास्ट 5 ईयर्स, यानी ये 90 कॉलेज में जितनी सीटें थी उतनी सीटें बढ़ गई। जो आप परेशान हो रहे हो ना, वो सीटें उतनी बढ़ गई। 90 में मान लीजिए एक में 300 सीट भी है, 250 सीट भी है, तो इंटू 90 कर लीजिए। आज कितनी स्थिति है? आज स्थिति ये है कि 260 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, 279 इन द एकेडमिक ईयर 2019-20, 279 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफर्ड एमबीबीएस कोर्स अगेंस्ट 260 प्राइवेट वंस। 260 प्राइवेट है, 279 सरकारी है। कितने हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज? 279। प्राइवेट कितने हैं? 260। अरे भैया ये तो मंदिर मस्जिद वाले लोग हैं। मोदी तो विकास करना ही नहीं जानता, ये तो मूर्ख है, बुद्धू है। मंदिर मस्जिद करा लो इन लोगों से। वो भगवाधारी को बैठा दिया यूपी का मुख्यमंत्री बनाकर, उसको कुछ आता ही नहीं है। नहीं आता तो इतना कर दिया, नहीं आता तो इतना। आने वालों ने क्या किया? आने वालों ने कुछ नहीं किया, उनको कुछ नहीं आता। उन्हें बस वामपंथियों से लिखवा लो, वही आता है। सवाल ये उठता है कि भाई इतना विकास हो रहा है, नितिन जी आप कहते हो इतना विकास हो रहा है, तो फिर तो पूरे विश्व में छा जाना चाहिए भारत को। पूरे विश्व में हो जाना चाहिए। तो पूरे विश्व में हो जा रहा तो भारत में इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए। आ रही कि नहीं आ रही? चलिए अच्छी बात है। ऋषि बागरी जी हैं ट्विटर पे, अच्छे खासे फेमस हैं। इनकी बात है, पर मैं इनकी बात को मैंने वेरीफाई किया। मैं देखिए किसी की बात को मानता नहीं हूँ, वेरीफाई किया, और वेरीफाई किया तो पाया जो लिखा है बिल्कुल सही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया 2008 से 2014 में कितना आया? 231.37 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, 2008 से 2014 में 231, 2014 से 2020 में 358.29 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, इंडिया अट्रैक्टेड 55% मोर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर अ चाय वाला पीएम देन अंडर अ इकोनॉमिस्ट पीएम। एक इनका कहना है 55%, जो कि आंकड़ों से दिख रहा है, 55% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में ज़्यादा आया, एक चाय वाला ज़्यादा लाया, जो चाय बेच रहा था ना जाकर, जो चाय वाला है ना, वो एक इकोनॉमिस्ट पीएम जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे साहब, उन अर्थशास्त्री के मुकाबले जब आपने इतना बदनाम किया देश को कि यहाँ रहना मुश्किल है, असहिष्णुता है, यहाँ मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, देश में आज़ादी नहीं है, ऐसा है वैसा, आतंकवाद फैल रहा है, सब कुछ हो रहा है, हिंदुत्व के गुंडे काम नहीं करने दे रहे, इतनी बदनामी के बाद पिछले अनर्थशास्त्री के मुकाबले 55% ज़्यादा आया। अगर ये सब नहीं करते
तो शायद ये 155% ज़्यादा होता। इसलिए ये किया जा रहा है। देश के अंदर जो दंगे कराए जा रहे हैं, जो लोगों को डराया जा रहा है यहाँ इन्वेस्टमेंट मत करना, वो इसलिए किया जा रहा है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि 155 नहीं 1500% ज़्यादा आ जाए, भारत में लोग पैसे लगाने आ जाए, इसलिए दंगे करो। शालिनी सिंह जी कहते हैं विश यू बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, मे यू स्टे हेल्दी एंड ऑल योर डिज़ायर्स मैनिफेस्ट इनटू रियलिटी, लोड्स ऑफ लव। शालिनी जी मेरी तो डिज़ायर आपको पता है क्या, एक ही डिज़ायर है मेरी, है ना, और वो सबको पता है, उसमें कुछ नया नहीं है। नेशन फर्स्ट और सारे देश विरोधी जेल के अंदर, सारे रिश्वतखोर जेल के अंदर, मेरी यही डिज़ायर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल ये मंदिर मस्जिद वाला आरोप हमेशा ही लगता है बहुत सटीक विश्लेषण, आज बहुत बधाई आदरणीय, धन्यवाद श्री गीतोश्री जी। अनिल मलिक जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते कर रहे हैं। चिराग जी कहते हैं 2.6 के वॉचिंग 1 पॉइंट लाइक ठोको, ओके 2.7 हो गए। तो साहब समझ में आ गया, मंदिर मस्जिद वाला जो है, जो चाय वाला है, मंदिर मस्जिद वाला है, जिसकी वजह से जिनकी बीवियों को डर लगता है, जो लोग अवार्ड वापस करते हैं, जो लोग दंगे कराते हैं, इस सब के बावजूद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 55% ज़्यादा आया। एम्स जितने 70 साल में थे उससे दुगने से ज़्यादा खुल गए 6 साल में। जो 70 साल में 80-85 होने चाहिए नहीं थे, वो सब IIT हो, IIMs हो, IIIT हो, सब खुल रहा, सब कुछ है। लेकिन लोगों को फिर भी अगर इसके बाद भी अगर आपको बैड माउथिंग करनी है, भारत को नीचा दिखाना, तो सर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट हेल्प। हम तो आपको आंकड़े दिखा सकते हैं, अगर आपकी आंखें खुलती है तो अच्छी बात है। वीडियो को क्लिप कर लीजिएगा, क्लिप करके चला दीजिएगा, ठीक है, तो सबको बात अच्छी तरह से मालूम चल जाएगी देश के अंदर क्या चल रहा है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राइट, और आगे बढ़ के एक बात करते हैं TRP स्कैम। इसके पीछे बड़ा झगड़ा हो रखा है, और झगड़ा ये हो रखा है कि भाई रिपब्लिक भारत का नाम लिया, किसने लिया, परमवीर सिंह ने लिया। क्यों लिया, ऊपर से आदेश था इसलिए लिया। आदेश किसका था, आदेश पूरी टीम बना रखी है, उन्होंने किया। इस सारे झगड़े के बीच में आपको शायद ये खबर लगी नहीं होगी कि एक FIR रिपब्लिक भारत ने उत्तर प्रदेश में कर दी, और वो FIR ये करी कि साहब ये TRP स्कैम है और हम चाहते हैं इसकी CBI की जांच हो। कमलेश शर्मा जी धन्यवाद, विश यू बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, यस्टरडे आई वाज नॉट ऑनलाइन बट वॉच द रिकॉर्डेड वन। नो प्रॉब्लम कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। सो रिपब्लिक ने एक FIR दर्ज कराई और उसकी जो जांच है वो CBI को देने की मांग करी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको मान लिया, और ये हम नहीं कह रहे, ये न्यूज़ NDTV के हवाले से आ रही है जो गुर विरोधी है, और ये NDTV के हवाले से आ रही है। CBI मूव्स टू इन्वेस्टिगेट फेक रेटिंग्स केस एज कंप्लेंट इज़ फाइल्ड इन UP। ठीक है, UP में कंप्लेंट फाइल होती है, केस चला जाता है CBI को, और रिपब्लिक TV इसकी डिमांड करता है, डिमांड मान ली जाती है, CBI को दे दिया जाता है। तो साहब जैसे सुशांत के केस में CBI को गया, वैसे ही TRP में भी गया। अच्छी बात है, जाना ही चाहिए। ये यस इट्स अगेन कामेश नॉट कमलेश। ओ कामेश जी माफ़ी चाहता हूँ, मेरे से बार बार ये गलती कैसे हो जाती है मुझे भी समझ में नहीं आता। कामेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो TRP स्कैम था जिसके लिए सरकार बहुत परेशान हो रही थी, उसका काम आसान करने के लिए CBI को दिया गया। ठीक है, CBI को दिया गया। तब क्या होता है, कोई भी आदमी जो ये कहता है कि भाई फलानी जांच होनी चाहिए, ढिकानी जांच होनी चाहिए, उसका क्या मकसद हो रहा है, उसका मकसद ये होना चाहिए फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। तो साहब जैसे CBI को गया, CBI को जाते ही होम डिपार्टमेंट ने, महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट, ये देखिए महाराष्ट्र शासन राजपथ असाधारण भाग 4A, और ये होम डिपार्टमेंट निकाला। क्या निकाला जरा देखिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 नंबर फलाना फलाना, एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द सेक्शन 6 ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हियर बाय withdraws the consent accorded to the members of Delhi Special Police Establishment Act, यानी CBI वाइड गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड फलाना फलाना, डेटेड 22 फरवरी। आज की ताज़ा खबर, गर्मा गर्म आज का नोटिस आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ठंडा नहीं होने दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, 22 फरवरी 1989 एज ऑल्सो बाय, और ये कब का है, ये ऑर्डर आज का है,
21 अक्टूबर, सॉरी कल का है ये, क्योंकि आज रात के 12 बज गए, यानी जिस समय ये लाइव शुरू हुआ उसी दिन का ऑर्डर है, 21 अक्टूबर का, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जैसे ही सीबीआई जांच की बात हुई, इन्होंने उठाकर सीबीआई में जो कमेटी बनी हुई उसमें से अपनी कंसेंट वापस ले ली कि हमारे स्टेट में अब सीबीआई काम नहीं करेगी, यानी अब सीबीआई महाराष्ट्र में काम नहीं कर सकती, महाराष्ट्र के अंदर काम नहीं करेगी, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। मैं 2-4 कमेंट में बीच में लेना चाहूँगा। मुकेश भीमसारिया कहते हैं मामा जी की सरकार, मामा जी की गवर्नमेंट अच्छे से बहुमत पा जाएगी ना। बिहार से ग्राउंड रिपोर्ट का आपने वादा किया था, वो कब मिलेगा? वो लेट मिलेगा मुकेश भीमसारिया जी, थोड़ा समय लगेगा। सरकार यहाँ मध्य प्रदेश में आराम से आ जाएगी। कमलेश पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दिस टाइम आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट रीडिंग द नेम्स। शेखर शर्मा जी, शाखेर शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शेखर शर्मा है सर, आप गलत लेते। ओके, शेखर शर्मा, SHEKHER होना चाहिए शेखर। एनीवेज सर आपका कोई बात नहीं। शेखर शर्मा जी माफ़ी चाहता हूँ, आपका नाम भी गलत लिया। रंजीत झा जी कहते हैं नितिन जी लगता है आप अंतर्यामी हो, मैं तो सोच रहा था उसी पर आपने वीडियो बना दिया। थैंक यू रंजीत जी, मेरा काम ही है जो आपके दिल में, जो आपके मन में, उस पर मुझे वीडियो बनाना है। चिराग ब्रह्मभट्ट जी कहते हैं सब गधे लाइन में आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे, अवश्य आएंगे। सो सीबीआई इंक्वायरी की, टीआरपी स्कैम हुआ, हम भी मानते हैं स्कैम हुआ। आपकी सरकार में रोज स्टिंग हो रहे हैं, आज भी स्टिंग हुआ, उसमें भी एक्सपोज हो गए, ठीक है ना। फलाने फलाने अहमद साहब थे, उन्होंने बोला कि भाई हम तो इनको किसी भी हालत में ख़त्म कर देंगे इस रिपब्लिक चैनल को। ये आपके लोगों ने कहा। इससे पहले शुक्ला साहब का स्टिंग ऑपरेशन हुआ, शुक्ला साहब ने भी उसमें क्लियर कट बोला कि पूरे सरकार इसमें लगी हुई है, बाकायदा कमेटी बना दी गई है कि इस चैनल को बंद कराना है। तो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन तब होगा जब आप इसको थर्ड पार्टी को देंगे। थर्ड पार्टी कौन सी? थर्ड पार्टी बहुत क्लियर है, एक ही है, और वो कौन सी? वो है सीबीआई। सीबीआई को जैसे ही ये गया केस, तुरंत इन्होंने दौड़कर इन्होंने वापस, नवाब मलिक, तो नवाब साहब ने जो नवाब साहब का जैसे ही वो आया और सीबीआई की इधर होती है, तो तुरंत दौड़कर इन्होंने सीबीआई से ही अपने स्टेट को ही बाहर कर लिया। बोले हमारा स्टेट सीबीआई में है ही नहीं, हमारे यहाँ कोई सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हो सकती, और आज के बाद आप अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप सीबीआई की इंक्वायरी नहीं करा सकते। ये आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के वोटर्स, महाराष्ट्र के नागरिकों को पता होना चाहिए आपके नागरिक अधिकार का हनन हो गया है। कल यदि कोई मर्डर होगा, कल यदि आपका कोई घरवाला मारा जाएगा, कल यदि आप चाहेंगे कि आप कहेंगे कि मुझे सीबीआई इंक्वायरी करानी है, साहब अब खेल ख़त्म। अब आप सीबीआई इंक्वायरी नहीं करा सकते, आपके पास ये पावर नहीं है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने ये पावर ख़त्म कर दिया है कि अब सीबीआई इंक्वायरी वहाँ हो। यानी अगर आप हाई कोर्ट में भी जाएंगे, जो आप जाते थे और वहाँ से सीबीआई इंक्वायरी की एक डिमांड वहाँ से करवा लेते थे, वो अब नहीं करा पाएंगे। आपके अधिकार ख़त्म हो गए, इस सरकार ने आपके हाथ काट दिए हैं, आपके अधिकार खत्म हो गए। इसी प्रकार से यदि आप पत्रकार हैं और आप कोई बहुत बड़ा स्कैम ढूंढते हैं और आप कहते हैं कि इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तो वो जांच अब नहीं होगी। यानी अब जो चोरी करनी है दम से करो, दबा कर करो, कोई आपकी चोरी नहीं पकड़ेगा। ये सोनिया सेना जो है, इसको 2G 3G 4G जीजा जी, देखिए इनके पास ऑप्शन भी नहीं बचा था। अब ऐसा क्यों किया गया? ये सिर्फ एक केस की वजह से नहीं किया गया। इन्होंने जो पूरा का पूरा एक जो मैटर था ना, जो इनको परेशान कर सकता था, वो पूरा मैटर इन्होंने हटा दिया। सरकार क्यों बनी है? लालच में, सत्ता के लालच। सत्ता का लालच क्यों? पैसे की वजह से। अब हमने सीबीआई हटा दी, तो अभी तक जो झगड़ा हो रहा था कौन कितनी चोरी करेगा, अब 3 पार्टियां हैं, तीनों मिलकर जम के चोरी करो। ना मैं तेरी कहूँगा ना तू मेरी कहना, ठीक है। और आपस में सभी सरकार में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। मेरी फाइल तुम क्लियर कर देना, तुम्हारी मैं क्लियर कर दूंगा, एक दूसरे को क्लीन चिट दे देंगे, काम हो जाएगा। बहुत ईजी है। सीबीआई की वजह से दिक्कत थी, सीबीआई जो था वो बाहर का था, और जब बाहर का था तब क्या करें, तो सीबीआई को बाहर कर दिया। तो अब ये मैटर ही ख़त्म हो गया, कहीं से कहीं तक नहीं है ना। ये तमाम सारी चीज़ें आप समझने का प्रयास कीजिए, और किस प्रकार से आपके नागरिक अधिकारों का हनन हुआ है उसको भी समझने का प्रयास कीजिए, कि अब आप भी कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं मांग पाएंगे यदि आप महाराष्ट्र में रहते हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है। क्लियर है? व्हाट हैपेंड, ये क्या हो गया भाई आप सब लोगों को? कोई इमरान खान, कोई फलाना, कोई ठिकाना लिख रहे हो। सर जी इसका सॉल्यूशन क्या है? शिवम गर्ग जी पूछते हैं। सर आई एम वेरी सॉरी टू से, कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि चुनी हुई सरकार है, जनता ने चुनी है, और वो जनता के लिए डिसीजन लेने के लिए फ्री है। और फिलहाल अब जो है अब्दुल से ऊपर चाइना, व्हाट इज़ हैपनिंग, हु इज़ अब्दुल?
वाई पीपल आर सो गेटिंग इन, आप सब इतना नाराज़ क्यों हो रहे हैं अब्दुल से, है ना? मत होइए, करने दीजिए। तो इसका कोई फ़िलहाल उपाय नहीं है, और जब तक ये सरकार है तब तक तो ऐसे ही रहेगा। इसके बाद दूसरी सरकार आएगी तब की बात अलग है, हो सकता तब आपकी बात कोई सुने, राइट? ठीक है। प्रेसिडेंशियल रूल क्यों नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते, सुप्रीम कोर्ट उसको मना कर देगा, है ना? ठीक है, क्लियर है। ठीक है। सो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू स्क्रॉलिंग द कमेंट्स में, कमेंट स्क्रॉल करके देख रहा था भाई क्या चक्कर है, पता नहीं कौन से अब्दुल के पीछे सब लोग पड़ गए, हमको अब्दुल क्यों नहीं नज़र आ रहा, हमको ये समझ में नहीं आता। चलिए, अब इतने सब के बाद महाराष्ट्र में लोगों ने बोला सरकार क्यों नहीं गिरती, या राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते? वो इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि खुद भाजपा अपना ही नहीं संभाल पा रही। झटका, एकनाथ खड़से ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, एनसीपी में शामिल होंगे। ठीक है साहब, एकनाथ खड़से जो भाजपा के थे, ठीक है, फडणवीस सरकार में ये मंत्री रहे थे, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया, गजब है साहब। ठीक है, वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से ने बीजेपी छोड़ी, तो ये भाजपा के लिए बड़ा भारी नुकसान है, ज़बरदस्त नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ बीजेपी को ज़रा दोबारा सोचना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। जो उनके नेता हैं वहाँ का, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर साबित हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने ही लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं। ठीक है, सो श्री कहते कांग्रेस में मजबूत नेतृत्व उभरने नहीं दे रही, जो बड़ा नाम बनता है ऐसी परिस्थिति में सिधार जाता है, जैसे शास्त्री, सिंधिया, पायलट जी। फिलहाल तो भाजपा अभी अपना घर नहीं संभाल पा रही है ना। पूजा जगदीशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन। कहती हैं जनता कैसे लेगी डिसीजन, मोस्ट पीपल नो ओनली लिबरल नैरेटिव एज दैट इज़ ऑलवेज मोस्ट पॉपुलर एंड वायरल। तो पूजा जी, हम लोग इसीलिए तो आते हैं ताकि हम इनकी पोल खोल सके। डॉक्टर राहुल जीएम साइट कहते हैं न्यूजीलैंड से नमस्ते नितिन भाई, योर कमेंट्री इज़ फियरलेस एंड एक्यूरेट, वे विल रिटर्न टू योर पेट्रन टू सून, हैव 40% फीस टू यू यूट्यूब, जय हिंद, save 40% fees on YouTube. Thank you so much. Thank you so much. So Shalini Singh कहती है सर, what about ongoing case of Sushant by CBI? What will that also be hampered? Maybe. अब इसके लिए कानून देखना पड़ेगा हमको कि जो ऑनगोइंग केस है उनका क्या होगा। मेरे ख्याल से उन पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, शायद है ना, बट आई एम नॉट श्योर। ये मैं आपको कल देख कर बताऊँगा, राइट, व्हेन आई विल बी श्योर, तब मैं आपको बताऊँगा। चलिए, ये सारी बात तो ही महाराष्ट्र की, लेकिन अब एक केरल से खबर आपको बताता हूँ। ठीक है, ज़रा इस खबर को देखिए, विकास भदौरिया जी इस खबर को दे रहे हैं, और ये खबर है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड केरल में सिद्दीकी के परिवार से मुलाकात की है। ठीक है, कौन है सिद्दीकी? सिद्दीकी दंगे फैलाने के लिए कुख्यात पीएफआई का सक्रिय सदस्य है। हाथरस केस के बाद जातीय दंगे भड़काने की साजिश करने का आरोप भी सिद्दीकी पर है। इस वक्त सिद्दीकी देशद्रोह के आरोप में जेल में है, और ये राहुल गांधी जी हैं जो देशद्रोह के आरोप में जेल में हैं, जिसने दंगे भड़काने का प्रयास किया, जो पीएफआई का सदस्य है, सक्रिय सदस्य, उसके परिवार से राहुल गांधी जी मिलते हैं। ठीक है साहब, ज़रा देखिए, समझ में आया आपको? यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, मुझे एक प्रॉब्लम समझ में नहीं आती आप लोगों की। अगर मान लीजिए कोई आ भी गया अब्दुल, तो उसको अपना कमेंट करने दो, आप अपने कमेंट करो, आप क्यों परेशान हो रहे हो उसके पीछे? यू नो, बाय कमेंटिंग लाइक दैट यू आर ओनली डिस्टर्बिंग योर लाइफ, नथिंग एल्स। उनका पर्पस सॉल्व हो रहा है। आप लोग इतने बुद्धू हो, कोई आता है आपका पर्पस आपका लाइफ ख़राब करने के लिए, आपको बात नहीं मिल पाए और आप लोग लग जाते हो उसी के पीछे, है ना। सो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, राइट। Liberals are not able to see the developments, only thing they see is communal hatred. संबित मार्था जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो राहुल गांधी जी जाते हैं, किसके पास जाते हैं? सिद्दीकी के परिवार से मिलते हैं। उस सिद्दीकी के परिवार से मिलते हैं जिस सिद्दीकी के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है, जिस सिद्दीकी के ऊपर लगातार पीएफआई का सक्रिय सदस्य होने का आरोप लगा, जिसने दंगे भड़काने का देश में प्रयास किया, और फिलहाल वो जेल में। ऐसे व्यक्ति से वो मिलते हैं। अच्छी बात है, राहुल गांधी जी की सोच बहुत अच्छी है। ठीक है,
अब ज़रा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब राहुल गांधी जी ऐसा करते हैं तब क्या होता है? तब ये होता है जो आपके सामने है, ठीक है? तब ये होता है, राधिका वॉज किल्ड बाय हर बॉयफ्रेंड सैयद मुस्तफ़ा at Ayan on 7th October in Hyderabad. This is her body being recovered from the accused house. She was from SC caste. Scheduled caste थी ये राधिका. I saw FIR that police had added IPC 417 and 420 cheating try to find. ठीक है, क्या हुआ? ये राधिका की लाश है और ये राधिका की लाश आपके सामने है। ये जो आप केस देख रहे हैं, चलो निकाल आ दो। सो देयर यू सी किस प्रकार से जो है उधर राहुल गांधी जी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और इधर लाश जो है निकाली जा रही है। बड़ा अफसोस की बात है, लेकिन अफसोस की बात उससे भी ज़्यादा ये है कि राधिका, बताया जाता है कि राधिका का बाकायदा वो राधिका को बेवकूफ़ बनाकर लव जिहाद करके ले गया था। इसके बाद उसने रेप किया, ना सिर्फ खुद ने रेप किया बल्कि अपने दोस्तों से करवाया, दोस्तों से करवाने के बाद अपने घर वालों से करवाया और लगभग पूरे घर ने उसके रेप किया, ऐसा बताया जाता है। इसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद हत्या उसके घर से लाश उसके घर से बरामद हुई है। हौसले ऐसे ही बुलंद होते हैं जब बड़े नेता इनको प्रोटेक्शन देते हैं, इनका हौसला अफजाई करते हैं। Why give footage to nonsense people and serve their purpose? They only seek attention in successful life by posting useless comments. Yes, गीतोश्री जी, मैं यही कह रहा हूँ लोगों से ना, यही मैं बात इन लोगों को समझा रहा हूँ कि आपका नुकसान हो रहा है इसमें ना, एंड दे आर सक्सेसफुल। अज्ञात पांडे जी कहते हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब हम लोग जो है इस प्रकार के नेताओं को चुनते हैं और वो एक एजेंडे के तहत, उनका एजेंडा क्या है? वो एजेंडा बिल्कुल यही है कि आपको किस प्रकार से किसी एक का भला किया जाए, किसी एक का तुष्टीकरण किया जाए और आपको किस प्रकार से रिकॉग्नाइज करने से हम मना कर दें। चलिए, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ राधिका को मारा गया तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी। ये भी आज ही की आप खबर दिखा रहा हूँ। बजरंग दल के उपखंड संयोजक विक्की शाह की गला रेतकर हत्या। साहिबगंज में तालझरी में झाड़ियों में फेंका मिला शव। ये कब का है? विक्की की सोमवार को गला रेतकर हत्या कर दी गई। मंगलवार की सुबह घर से 1 किलोमीटर दूरी पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के पास झाड़ी में शव मिला। ठीक है, क्लियर है? तो जहां आप मिलेंगे, जहां आप दिखेंगे, ऐसे एक एक करके हम काटते जाएंगे, एक एक करके हम कम करते जाएंगे आपके लोगों को। ठीक है, तो आप अपने आप कम हो जाएंगे। निरंजन नायक जी कहते हैं सर, आई कॉल्ड यू टुडे मॉर्निंग रिगार्डिंग योर ऑफिस एड्रेस, आई फॉरगॉट। अब आपको दोबारा कॉल करना पड़ेगा सर, क्योंकि वो तो कॉल रिकॉर्ड्स में इधर उधर हो गया होगा। आई एम वेरी सॉरी सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको एड्रेस नहीं भेज पाया, है ना। मैंने शायद ना मैंने व्हाट्सएप पर भेजा आपको शायद एड्रेस। यस, व्हाट्सएप पर मैंने भेजा आपको, रिमेंबर, आई रिमेंबर। चलिए, 2 चीज़ें देख लिया आपने, अब तीसरी चीज़ देखिए, मुद्दे की बात। माथे पर चंदन का तिलक, नाम बिलाल, भगा कर ले गए लड़की को और स्वजन बोले झांसे में लिया, बच्ची को झांसे में लिया, बच्ची ने चोरी करी। ठीक है, फीस के रुपए चुरा कर। छात्रा के पिता ने कॉलेज में कैशियर है, प्रवेश के चल रहा था, कॉलेज में प्रवेश चल रहा था, इसलिए फीस की रकम उन्होंने 17 को घर लाकर रखी थी। बिलाल ने बरगलाकर वो रुपए और जेवर चोरी करा लिए। जेवर भी चोरी कराए, रुपए भी चोरी कराए। इससे पहले भी कई सारी लड़कियों को ये बेवकूफ़ बना चुका है, कई युवतियों की ज़िंदगी कर चुका है बर्बाद। छात्रा की 2 सहेलियों ने पूरी साजिश के बारे में बताया। उनका कहना है कि बिलाल बेहद शातिर है, कई युवतियों को उसके संबंध है, वह दूध बेचता था, छात्रों
छात्राओं को झांसे में लेने के लिए उसने अपनी पहचान छुपाई, माथे पर चंदन व तिलक लगाकर फ़ोटो फेसबुक पर अपलोड किया करता था। फेसबुक प्रोफाइल में भी उसने खुद को डीयू का छात्र बताया था, जबकि ये 8वीं वाला लड़का है। 8वीं पास बिलाल खुद को बताता था दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र, असल पहचान छिपाकर छात्रा से दोस्ती, फिर भगा ले गया। ठीक है साहब, ये आपके देश में हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी तो मिलने जा रहे हैं ना, उसमें क्या कर सकते हैं। शय जब मिल रही है तो ऐसा ही होगा, है ना। शुभम गुप्ता जी कहते हैं अब लग रहा है भारत में रहना मुश्किल। अच्छा जी, चलिए अच्छी बात है, आपकी आंखें खुलती तो आपको लगता है रहना मुश्किल। लेकिन 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 कहानी यहाँ भी नहीं रुकती। ये सब चल क्या रहा है? अरे सर मैं अभी दिखाता हूँ आपको क्या चल रहा है। अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ, अब ये वीडियो के इस वीडियो को आप ज़रा देखिए, ठीक है। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। कुंतुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास, മനുഷ്യ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഉത്തമ സമുദായമാണ് ആര്? ആരാ? മുസ്ലിം സമുദായം. നമ്മള് ഒരു മുസൽമാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ട എന്താ? ധൈര്യം. ധൈര്യം ഇല്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ? പേടി കൊണ്ട്. മുസൽമാൻ എന്തുണ്ടാവും? ഒമൻ യഖ്ഷ ഇല്ലല്ലാഹ്. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? लोग कहते हैं जिहाद के ऊपर जब आप वीडियो बनाओगे, जिहाद के ऊपर यदि आप प्रोग्राम करोगे तो उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा। लेकिन साहब यहाँ तो ये आईपीएस साहब बताए जा रहे हैं, ये आईपीएस साहब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं ऑफर नो ट्रैफिक पेनल्टी इफ बिकम मुस्लिम। ट्रैफिक की पेनल्टी मत दो, कोई आरोप कुछ भी उसके ऊपर आरोप लगाओ, यदि वो मुसलमान है तो उसको छोड़ दो, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि ये भाषा हमको समझ में नहीं आ रही, इसलिए हम दावे के साथ नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें यही कहा जा रहा है कि ये जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यदि आदमी मुसलमान है तो वो क्राइम कर रहा है तो उसको छोड़ दो, और यदि किसी मुसलमान ने क्राइम किया है तो उस पर कोई पेनल्टी मत लगाओ। മൂന്നാമത്തെ ക്വാളിറ്റി കൂടി പറഞ്ഞിട്ടോ, വതുഉമിനൂന ബില്ലാഹ്, അവർ അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കണ്ടോ? ഉണ്ടോ? വിശ്വാസം ഉണ്ടോ? അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അവസാന നാളിൽ വിശ്വസിക്കണ്ടോ? ഈമാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമോ? ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളോ? അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഞാൻ പണ്ട് മലപ്പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പെട്രോളിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ അവിടങ്ങളിൽ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ഡ്രൈവിങ്ങിന് കാറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങും. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് രാത്രി പിടിക്കും, ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളോ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കട്ടെ അവർക്ക്. അപ്പൊ പിടിക്കുമ്പോ അവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ, ഇസ്ലാം കാര്യം എത്ര, ഈമാൻ കാര്യം എത്ര? ഞാൻ എന്നെ വിഷമിപ്പിച്ച സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ किसी ने कहा मुझे आती है तो इसलिए मैंने इस वीडियो को पूरा प्ले किया। बहरहाल पांडा साहब कहते हैं वाई डोंट वी कॉल हिम राहुल फिरोज गैंडी। बिल्कुल साहब यही कहना चाहिए। हेमंत शाह जी कहते हैं सर ये इंस्पेक्टर वही कह रहा है जो ट्वीट में लिखा है। अच्छा चलिए, मलयालम है ये, ठीक है, अच्छी बात है। क्या यूपीएससी जिहाद है? सर यही यूपीएससी जिहाद है, यही वो चीज़ है, ठीक है ना। और यही वो चीज़ है जिससे लोगों को डर है। चिराग ब्रह्मण ही सेइंग मुस्लिम आर द बेस्ट। ओके, तो साहब ज़रा इसको भी देखिए, राहुल गांधी जी ज़रा इसको भी देखें, और ज़रा आप भी सोचिए कि क्या ऐसे प्रोग्राम चलने चाहिए देश के अंदर या नहीं चलने चाहिए। क्या हमें देश के अंदर ये बात करने का हक है या नहीं है। ये कुल मिलाकर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हम लेकर आए थे। आज का लाइव था, थोड़ा हमने छोटा रखा बिकॉज लेट बहुत हो गए थे, तो लोगों को ये पता भी होना चाहिए। आई नो मलयालम, आई एम रियली शॉक्ड। तो बताइए ना सर इन्होंने क्या कहा, इट्स मलयालम, तो बताइए क्या कहा। वाइल कैचिंग द मिसक्रेंट ही वॉज टीचिंग कुरान। ओके ओके, ये कहा इन्होंने। ओके, वेरी गुड मनन साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो मतलब अब ये होगा कि अब उनको जो है इस तरह से कन्वर्ट कराया जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, नहीं पॉपुलेशन कंट्रोल क्या है सर, कंट्रोल करा लेंगे तो कौन सा बड़ा भारी पहाड़ तोड़ लेंगे। हिंदुओं के तो एक ही बच्चे, तभी भी थोड़ा सा डिले ही तो कर लोगे आप, और क्या कर पाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। फिर दूसरी बात, आपके पास अपनी सुरक्षा का उपाय भी नहीं है।
अदिति सरकार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों को कई बार समझा चुका हूँ, अपनी अपनी सुरक्षा का उपाय कीजिए। आज नहीं तो कल आप कानून रह ही जाओगे बैठे बैठे। और जिनको आप पुलिस वाला सोच रहे हो वो कैसे लोग आ रहे हैं भाई आपके सामने, है ना। तो ज़रा अपनी सुरक्षा अपने हाथ, ठीक है भैया, अपनी अपनी सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। 70-70 करोड़ की कोठी जो आप लोग बना लेते हो, दिल्ली वालों ने जो बनाई थी, 30,000 की बंदूक नहीं ली थी लाइसेंस ही। 30,000 की बंदूक ले लेते, लाइसेंस ले लेते तो घर में जलता नहीं, बलात्कार होता नहीं, घर वाले काटे नहीं जाते। ज़रा थोड़ा सोचिए समझिए, है ना। और वो 2-2 करोड़ का घर भी बना लेते हैं तो ऊपर गुलेल लगाते हैं, पटाख बम फेंकने के लिए। 1-1.5 करोड़ रुपए का तो बम ही खरीद लिया अगले ने। मैं तो हैरान हूँ यार। यहाँ किसी से बोल दे, किसी हिंदू से बात करे तो उसके तो प्राण निकल जाते हैं। बोले कि ना 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 ना, आप ऐसी बात मत करो, मेरे से धर्म के लिए, देश के लिए कुछ खर्चा नहीं हो पाएगा। तो धर्म और देश के लिए खर्चा नहीं कर पाने वाले हम लोग हैं, कोई बात नहीं, अपने लिए कर लीजिए, धर्म और देश के लिए मत कीजिए, ठीक। खुद के लिए कर लीजिए, अपनी सुरक्षा का उपाय कर लीजिए, उसमें हमें कुछ नहीं मिलने वाला, आपकी सुरक्षा है ना। हर्षल नार्वेकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो नो नीड ऑफ लाइसेंस कहते हैं आशुतोष झा जी, ठीक है, अच्छी बात है, सब मत लीजिए, कोई बात नहीं, है ना। लव फ्रॉम अलवर राजस्थान, धन्यवाद जोशी जी। तो मित्रों ये था एक छोटा सा लाइव, और इसी प्रकार हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे। रोज़ कुछ ना कुछ नया लाते हैं आपके सामने, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ये तमाम सारे तरीके हैं। इस नंबर पर आप भीम, यूपीआई, जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम से सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन पर भी हम हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला, पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेपाल पर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें, पेपाल पे कर सकते हैं, paypal.com/नितिन शुक्ला GWL, और ये हमारा बैंक अकाउंट है, आप इसमें भी डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। और चिराग जी का कमेंट ले लो, हम तो लाइसेंस गन रखते हैं जी, बहुत अच्छी बात है। अशोक ओझा जी बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग जी और सभी लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपके पास कुछ लाइसेंस गन है या ऐसा है तो उसको कभी बताइए मत, कभी मत बताइए। लोग कहते हैं हमको दिखाना चाहिए, रुक जाइए, सुनकर जाइए, बहुत काम की बात है आप सबके लिए। लोग कहते हैं हम दिखाएंगे, बताएंगे, हम पिस्टल लगा कर चलेंगे, गन टांग कर चलेंगे, कभी नहीं। अगर आपके पास पिस्टल है कभी मत बताइए कि आपके पास पिस्टल है। होगा क्या, जब किसी को पता होगा कि आपके पास पिस्टल है तो उतनी तैयारी से आएगा, फिर वो हथगोला लाएगा, आपके ऊपर देसी बम मार देगा, आप मर जाओगे। और जब उसे नहीं पता होगा, वो सोचेगा कि आप निहत्थे हो, तब वो चाकू या तलवार लेकर आएगा, तो आपके पास बचने का चांस है कि आप निकाल कर फायर कर सकते हो। बम से अगर उड़ गए तो कैसे फायर करोगे। तो बताओ कभी मत हमारे पास क्या है। प्रॉब्लम मालूम आप लोगों के साथ क्या है, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये, हम लोग अति उत्साहित हैं, इतनी सी चीज़ होती है उसमें चिल्ला चिल्ला के, ढोल बजा के बताने लगते हैं, हमारे पास ये, हमारे पास ये, हमारे पास ये। बता दोगे तो फिर गए काम से, है ना। इसलिए बताना कुछ भी नहीं है और रखना सब कुछ है, ये समझ लीजिए, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और इसी प्रकार आगे काम करते जाइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बड़ी बगल वाली जो घंटी है उसको बजा दीजिएगा। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आइएगा, टेलीग्राम चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। ये 3-4 चीज़ें आपको करनी है अगर आपको कल का वीडियो देखना है, वरना कल का मिस हो जाएगा। फिर आप कहेंगे अरे मैं तो देख ही नहीं पाया, मुझे तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो उसमें हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए और रात के 12:30 बजे तक जगने के लिए, है ना। और मैं आपको सोने नहीं देता हूँ, है ना। मैं इसलिए नहीं सोने देता हूँ क्योंकि सोने का समय चला गया। आपके पिताजी बहुत सोए थे, आपके इससे पहले की जनरेशन है वो बहुत सोई थी, इसलिए अब आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, अब आपको उनका काम भी करना पड़ेगा, इसलिए आपको रात को जागना पड़ेगा और मैं आपको सोने अब दूंगा नहीं। संदीप पांडे जी कहते हैं सर कहीं बहुत देर हो जाए कुछ एक्शन लेना चाहिए। संदीप जी मैं वही बता रहा हूँ कि अब सोने का समय चला गया, जाग जाइए, बहुत आवश्यक है, पूरे देश को जागना बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर से वही बात कहूँगा, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और खाने पीने में थोड़ा सा इजाफा कीजिए, अच्छा खाइए पीजिए, फ्रूट्स वगैरह लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, जितना ज़्यादा आप खा सकते हैं। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिए और कोरोना से ज़रूर बच कर चलिए। 2 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी, हाथों को धोते रहिए, सैनिटाइज़ करते रहिए, जो मैं आपसे लगातार लगभग हर लाइव में कहता हूँ। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही आप सबसे आग्रह किया था, तो मेरा भी यही आग्रह है,
कि मेहरबानी करके इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें और इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी कामना के साथ नमस्कार।